बिलीफ है कि हाउ यूएसए इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड बाय गुड इंटेंशंस। क्यूबा आज तक एक यूएसए के किसी किस्म के भी जोर या दबाव से फ्री नेशन सर्वाइव कर रहा है। 1964 में कांग्रेस ने बिल पास किया और 1,84,000 सोल्जर्स ट्रूप्स जो हैं यूएसए की वो ऑन ग्राउंड चले गए। यूएसए की इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट थी उससे जो सबसे ज्यादा जो उनका इम्पैक्ट था वो 3 मिलियन जो सिविलियन वहां पर मारे गए वियतनाम में। ऐसे वहां पर माइंस थी या बॉम्ब थे जो डेटोनेट नहीं हो सके, वो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की डेट तक वहां पर वो माइंस या वहां पर वो जो बॉम्ब्स हैं वो अब तक कभी न कभी ब्लास्ट कर जाते हैं। और ये दावे किए गए कि विद इन वीक्स जो है हम वहां से बिन लादेन को कैप्चर कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान को हम एड दे रहे हैं जबकि वो हमारे साथ जो है वो कंप्लायंस नहीं कर रहे और वो टेररिस्ट को जो है वो नजर कर रहे हैं। ये जो एड के नाम पे हम पेशान किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये एड नहीं, बेसिकली ये एड्स है जो हमें यूएसए का जो है वो तोहफे के तौर पे दिया गया। जहाँ जहाँ पर भी रिसोर्सेज या यूएसए के अपने बेनिफिट्स होते हैं वो वहाँ पर किसी भी प्रोपेगेंडा से या किसी भी फेक नैरेटिव के थ्रू वहाँ पर जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए चले जाते हैं। तो आए देखते हैं कि हम इसके अराउंड जो भी अनपॉपुलर इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके किस किस्म का बिलीव पैदा कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, अगर हम दुनिया की हिस्ट्री को देखें तो दुनिया में डिफरेंट औकात में, डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट सुपर पावर्स ने, डिफरेंट पावर्स ने रूल किया जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की या अपने साइंटिफिक इन्वेंशंस के या अपने कल्चरल रिफॉर्म्स के या किसी भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से वो आज तक हम जाने जाते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस हाजिर दौर में सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया की सुपर पावर। तो ये पॉपुलर बिलीफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सुपर पावर है। अगर उनको तमाम जितने भी पैरामीटर्स के ऊपर हम पावर्स को जज करते हैं हिस्ट्री में, अगर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखा जाए, अगर उनकी एफर्ट्स को पीस में देखा जाए, इसके अलावा अगर उनकी जो एफर्ट्स हैं दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए या इसके अलावा जो उनकी एड है टू डेवलपिंग वर्ल्ड, इन तमाम पैरामीटर्स पर रख के देखा जाए तो जितने भी मीडियम्स हैं वो न्यूज चैनल्स हों, इसके अलावा वो अमेरिकन जो लीडर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू आउट द हिस्ट्री उनकी आप स्पीचेज में देखें, उसके अलावा पॉपुलर कल्चर में अगर उनका आप उनकी मूवीज में, उनके एनिमेटेड कैरेक्टर्स में देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से एक पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड किया गया है। ये बिलीफ है कि हाउ यूएसए इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड बाय गुड इंटेंशंस। ये कैसे वो दुनिया के अंदर एक अमेरिकन ड्रीम जो है उसका प्रचार करते हैं, उसके अलावा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो आए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट भी नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है, इसके अराउंड अगर हम देखें तो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हम क्या ढूंढ सकते हैं जिससे हम इस थ्योरी को चैलेंज कर सकें। तो आए देखते हैं कि हम इसके अराउंड जो भी अनपॉपुलर इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके किस किस्म का बिलीफ पैदा कर सकते हैं। जैसा कि पॉपुलर कल्चर में हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, जैसे यूएसए डोमिनेट करता है इंडस्ट्री को, हॉलीवुड में हम देखते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे यूएसए में किस तरीके से बेहतरीन मिलिट्री और बेहतरीन ताकत के साथ उन्होंने दुनिया को तमाम जंगों में शिकस्त दी है और किस तरीके से वो हीरोज की तरह मतलब भगा देते हैं तमाम अपने ऑपोजिशन को। लेकिन अगर इन रियलिटी हम इस चीज को देखें और ग्रेटेस्ट सुपर पावर्स जिस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट की मैसेडोनियन एम्पायर थी, जैसे वो अनडिफीटेड थे थ्रू आउट, जिस तरीके से वो दुनिया को फतह करते जा रहे थे और हिस्ट्री में बहुत सारी मिलिट्री माइट्स के हवाले से अगर हम देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं यूएसए का, तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी जितनी भी यूएसए की डायरेक्ट वॉर्स हैं जहां पर उनकी मिलिट्री इंटरवेंशन है वहां पर नताइज उसके बड़े बरअक्स हमें सूरत हाल दिखाते हैं। जिसकी मिसाल अगर हम यूएसए के करीब तरीन क्यूबा से ले फिडेल कास्ट्रो के इनकलाब के बाद जैसे यूएसए ने उनके कम्युनिज्म के खिलाफ एक बड़ी पुरजोर तहरीक चलवाई, उनकी जो अपोजिशन फोर्सेस थी उनको फाइनेंशियली, उसके अलावा टेक्टिकली, उसके अलावा वेपन से और हर चीज से सपोर्ट किया और इवन इंटरवीन किया। क्यूबा में जिस तरह एक रेबल्स के थ्रू यूएसए ने जिसमें बे ऑफ पिग्स एक बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी उन तमाम क्यूबन लोगों की जो एक्साइल में थे और जिनको यूएसए ने अपनी मिलिट्री एड के साथ, अपने इक्विपमेंट के साथ और अपने फाइनेंसेस के साथ इन्वेड करने के लिए क्यूबा में भेजा, जो कि उनको शिकस्त हुई बड़े बुरे तरीके से, यूएसए को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। और तो क्यूबा आज तक एक यूएसए के किसी किस्म के भी जोर या दबाव से फ्री नेशन सर्वाइव कर रहा है बिल्कुल उनके साथ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यूएसए ने वियतनाम में जब 1955 में साउथ और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूएसए ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की। वहां पर बहुत पॉपुलर वॉर है, जो भी लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री को देखते हैं या जिन्होंने वो एरा देखा है मोहम्मद अली क्ले की बॉक्सिंग का, जिसमें वो दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बॉक्सिंग होता था और मोहम्मद अली को अपने टाइटल से भी उन्होंने यूएसए ने रिक ऑफ कर दिया चूंकि वो उस वॉर में नहीं गए। Go shoot my brother. Some darker people
some poor, hungry people in the mud for big, powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. Well, I'm going to shoot them for what? I cannot shoot them poor people. Just take me to jail. They're talking about me, about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy. My enemy is the white people, not Vietnams or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. तो दोस्तों 1964 में कांग्रेस ने बिल पास किया और 1,84,000 सोल्जर्स ट्रूप्स जो हैं यूएसए की वो ऑन ग्राउंड चले गए वहां पे और सुपीरियर वेपन्स मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ वहां पर वो वॉर का हिस्सा बने और एट द हाइट ऑफ दैट वॉर तकरीबन 5.5 लाख 5,50,000 यूएस मरीन्स जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर ऑपरेट कर रहे थे वियतनाम वॉर में जो साउथ नॉर्थ वियतनाम के माबैन लड़ी जा रही थी और उसमें साउथ वियतनाम की बड़ी ओपन सपोर्ट यूएसए कर रहा था। तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इतनी बड़ी मिलिट्री माइंड, इतनी बड़ी सुपर पावर जब वियतनाम में 5-6 साल लगातार ऑन ग्राउंड बेहतर इक्विपमेंट के साथ जंग में कामयाब नहीं हो पा रही थी बल्कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, तो उनकी जो ग्राउंड फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाते गई जबकि उन्होंने एयर सपोर्ट अपनी जो है अपने जो जहाज हैं वो बाहर रखे, उससे कुछ स्ट्राइक्स की, लेकिन ग्राउंड से अपने फोर्सेज जो है 1972 तक ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन जो उसका 90% है वो तकरीबन इवैक्यूएट कर लिया और वहां से वो उनको जाना पड़ा और ह्यूमिलिएशन का एक बार फिर सामना करना पड़ा। दोस्तों यूएसए की इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट थी उससे जो सबसे ज्यादा जो उनका इम्पैक्ट था वो 3 मिलियन जो सिविलियन वहां पर मारे गए वियतनाम में, उसमें यूएसए का कलीदी किरदार था। इसके अलावा 25 to 30% जो नेचुरल वियतनाम में जंगल से या जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी वो यूएसए ने बाय बॉम्बिंग और इंटेंशनली ऐसी हर्बिसाइड्स के स्प्रे से उनकी तमाम फर्टाइल लैंड को तबाह किया कि जो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोसाइड माना जाता है। जिस तरह एक जेनोसाइड होता है इसी तरीके से इसको इकोसाइड का नाम दिया गया। किस तरीके से पूरा जो इको सिस्टम है वियतनाम का उसको डिलिबरेटली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और वहां पर जो पोल्यूशन है, उसके अलावा जो शॉर्टेज ऑफ फूड है, उसके अलावा जो बहुत सारे मसाइल उसके बाद आज तक वहां के लोग फेस कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जान के बहुत हैरानी होगी कि यूएसए के जो ऐसे वहां पर माइंस थी या बॉम्ब्स थे जो डेटोनेट नहीं हो सके, वो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की डेट तक वहां पर वो माइंस या वहां पर वो जो बॉम्ब्स हैं वो अब तक कभी ना कभी ब्लास्ट कर जाते हैं। 46,000 वियतनामीज उस वॉर के जो 1970 से खत्म हो चुकी है आज तक वहां पर लोग इसका निशाना बन रहे हैं और इससे मर रहे हैं। दोस्तों इस वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की बैक जो साउथ वियतनाम मूवमेंट थी उसको डिफीट हुई, उसको सरेंडर करना पड़ा और नॉर्थ वियतनाम की जो फोर्सेस थी उन्होंने ओवरटेक कर लिया पूरे वियतनाम पे और यूएसए को वहां से भागना पड़ा, जाना पड़ा और वहां पर जो उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट थी इस वॉर की वो आज के पैसों के हिसाब से हम देखें तो 1.2 या 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक यूएसए का वहां पर खर्चा हुआ। यूएसए के तकरीबन मोर देन 50,000 सोल्जर्स वहां पर मारे गए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ से सवाए इकोसिस्टम को तबाह करने के 3 मिलियन जो वियतनामीज थे उनकी लाइफ जो है वो खत्म करने के और इसके अलावा बहुत सारा सरमाया जो यूएसए के लोगों का सिविलियंस के पैसे वहां पर जाया करने की कुछ भी अचीव नहीं किया और अपनी जो मिलिट्री माइट है जो हम देखते हैं हर जगह उसका एक और बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया। अफगानिस्तान की वॉर जिस तरह हम सबने देखी है हमारी आंखों के सामने जितने भी यंग जनरेशन है जो अपनी 30s में है तो उन सबको याद होगा 9/11 के बाद जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और ये दावे किए गए कि विद इन वीक्स जो है हम वहां से ओसामा बिन लादेन को कैप्चर कर लेंगे और बड़े बुरे तरीके से उनको डिफीट करेंगे तालिबान को। जो वॉर यूएसए की हिस्ट्री की सबसे लंबी लड़े जाने वाली वॉर बन गई बाद में जहां पर वो 20 से 21 साल फंसे रहे। फुल मिलिट्री इंटरवेंशन अफगानिस्तान का किया गया, कंट्रोल संभाल लिया गया काबुल का। इसके अलावा 1,30,000 नेटो फोर्सेज ऑन ग्राउंड ट्रूप्स यूएसए की वहां मौजूद थी। इतनी बड़ी तादाद में एक फुल फ्लेज वॉर्स में भी जो फौजी होती हैं वो आपस में जो है ना वो इवन इंडिया पाकिस्तान वॉर में बहुत कम दफा ऐसा हुआ है कि जिस तरह वियतनाम में अफगानिस्तान में यूएसए ने फोर्सेज उतारी आपस में इतने बड़े लेवल पे फोर्सेज ने आपस में कोलाइड किया हो और जिस किस्म का वेपन, जिस किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इक्विपमेंट और जितना पैसा तकरीबन $2 ट्रिलियन जो यूएसए ने खर्च किया अफगानिस्तान में
$2 ट्रिलियन। और नाज़रीन ये भी आपके लिए हैरानगी होगी कि इसमें बहुत सारे पैसे लोन पे लिए गए पैसे हैं, जिनके ऊपर यूएसए इंटरेस्ट भी दे रहा है। अगर वो पैसे आज के हिसाब से देखे जाएं और यूएसए वो लोन नहीं दे पाता और ये 10 से 20 साल में पैसे जो है वो रिटर्न किए जाते हैं, तो ये $6 ट्रिलियन तक चले जाएंगे। ये जो इनके ऊपर डेट्स हैं अफगानिस्तान वॉर के, तो उसमें आप लॉस ऑफ लाइफ देखें अफगानियों की, उसके बाद यूएसए का जो मिशन था अफगानिस्तान में वो देखें, उसके बाद उनके जाने के बाद तालिबान की दोबारा गवर्नमेंट बनने की ड्यूरेशन देखें। तो इट वाज आल्सो वेरी ह्यूमिलेटिंग डिफीट। और आप सीन्स में देख सकते हैं कैसे अफगानिस्तान से यूएसए के सोल्जर्स भाग रहे हैं, किस तरह से लोग लटके हुए हैं जहाजों से, किस तरीके से $2 ट्रिलियन और इतनी बड़ी मिलिट्री माइट और इतनी बड़ी सुपर पावर जो हमने हर जगह दुनिया में देखा है, बिल्कुल जो है वो तुम दबा के भागने वाली जैसे बात है वहां से जा रही। तो नाज़रीन, इस मिलिट्री माइट के बाद हम दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। यूएसए जिस तरह फ्लैग बीरर है पीस का दुनिया में, कैसे उनकी पीस एफर्ट दुनिया में बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये जो यूएस एड है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान को हम एड दे रहे हैं, जबकि वो हमारे साथ जो है वो कंप्लायंस नहीं कर रहे और वो टेररिस्ट को जो है वो नजर कर रहे हैं। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. जबकि जो पाकिस्तान में टेररिज्म है, इसकी फाउंडेशन भी अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो आपको फिर द ग्रेटेस्ट सुपर पावर यूएसए नजर आएगी। कैसे उन्होंने इन मुजाहिदीन को, ओसामा बिन लादेन को, इवन नाज़रीन आपके लिए हैरानगी होगी सुन के कि अलकायदा का बकायदा एक ऑफिशियल ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ करता था पाकिस्तान से पहले, और कैसे इन्होंने बनाया इनको, कैसे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को नर्चर किया सोवियत यूनियन को डिफीट करने के लिए, सोवियत जिसे खुद नहीं जीत पा रहे थे, और उसके बाद फिर हमें अबैंडन किया। हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट हम सबको याद है जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस में दी, वो भी आप देखेंगे। Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of और ये टेररिस्ट की नर्सरी लगा के अपनी मौत जीत के यहाँ से चले गए, जिसके नतीजे आज तक पाकिस्तान, इंडिया और इस पूरे खित्ते के लोग भुगत रहे हैं। और उसके बाद ये जो एड के नाम पे हम पे एहसान किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये एड नहीं, बेसिकली ये एड्स है जो हमें यूएसए का जो है वो एक तोहफे के तौर पे दिया गया, और ये इनकी पीस के लिए एफर्ट्स हैं। इसके अलावा इराक में जो उन्होंने इन्वेजन की, वो जितनी पीसफुल एफर्ट थी, वो यूएसए के मरीन जो वहां पर उस वॉर का हिस्सा भी थे, उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें, जिस तरह वो लोग उस वॉर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castillo. You killed people. You lied. You lied about WNT. A million Iraqis are dead. और बाद में टोनी ब्लेयर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अपनी स्टेटमेंट्स हैं कि वॉर जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस थी। Was the decision to enter Iraq and topple his regime a mistake? You know, whenever I'm asked this, I can say
that I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist in the way that we thought. So I can apologize for that. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning, and certainly our mistake in our understanding of what would happen once you remove the regime. But I find it hard to apologize for removing Saddam. I think even from today in 2015, it is better that he's not there than that he is there. When people look at the rise of ISIS, many people point to the invasion of Iraq as the principal cause. What do you say to that? I think there are elements of truth in that, but I think we've again got to be extremely careful, otherwise we'll misunderstand what's going on in Iraq and in Syria today. Of course, you can't say that those of us who removed Saddam in 2003 bear no responsibility for the situation in 2015. But it's important also to realize, one, that the Arab Spring, which began in 2011, would also have had its impact on Iraq today, and two, ISIS actually came to prominence from a base in Syria and not in Iraq. And that leads me to the broader point, which I think is so essential when we're looking at policy today, which is we have tried intervention and putting down troops in Iraq. We've tried intervention without putting in troops in Libya. And we've tried no intervention at all but demanding regime change in Syria. It's not clear to me. The result is an absence of checks and balances in Russia, and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq. Anyway. जो इराक में हमला था। इसके अलावा नाज़रीन जो पीस के फ्लैग बेयरर्स हैं दुनिया में, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि दुनिया में जो वेपन्स हैं, आर्म्स सेल है, इसका 40 to 50% शेयर, ऑलमोस्ट हाफ इंडस्ट्री जो है दुनिया में आर्म्स खरीदी जाती है, वो यूएसए सेल करता है। तो दुनिया में नारकोटिक्स से, यानी दुनिया के बस तरीन जो मंशियात हैं, उससे इतने लोग नहीं मरते, उससे मतलब है 100 टाइम ज्यादा लोग जो है वो यूएसए के मेड वेपन से मरते हैं। और पीस प्रोसेस जो यूएसए का वो इतना जबरदस्त है कि आप देखें कि जापान में जो नागासाकी हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, दुनिया का वाहिद मुल्क यूएसए है जो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन कहता है, जिसने आज तक वाहिद मुल्क है जिसने किसी मुल्क पे एटॉमिक हमला किया। और पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह की तमाम कंट्री जिनको बड़ा थर्ड वर्ल्ड और इररिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई इनके दरमियान के काम यूएसए ने किया हुआ। फिर भी ये प्रोक्लेमेशन और ये प्रोपेगेंडा किस तरीके से हमारे जो है वो बिलीव्स को बिल्ड करता है। दोस्तों, इसके अलावा यूएसए एक फ्लैग बेयरर है डेमोक्रेसी का, दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लाने के लिए, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पर अवाम की गवर्नमेंट हो, इसके लिए उनका बड़ा प्रचार किया जाता है। और उसके लिए मुतअद्दिद आपको सोर्सेज से या मुतअद्दिद जो इंफॉर्मेशन की जगह है वहां से यही बताया जाता है कि यूएसए कितनी एफर्ट्स इसके लिए कर रहा है। जबकि आपको याद होगा कि मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट ईरान में, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यूएसए में सीआईए के जरिए वहां से वो गवर्नमेंट हटवाई और वहां पर जो बादशाह थे उनको तमाम तरह इख्तियारात मोनार्की को दिए ताकि वो जो वहां पर ऑयल है या वहां पर जो रिसोर्सेज है ईरान के, उनसे से ज्यादा फायदा उठा सके। इसी तरीके से जहां जहां पर भी रिसोर्सेज या यूएसए के अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो वहां पर किसी भी प्रोपेगेंडा से या किसी भी फेक नैरेटिव के थ्रू वहां पर जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए चले जाते हैं और वो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने इंटरेस्ट को, ये बाकी इम्तियाज देने वाली बात है। ऐसे ही आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि दुनिया में जो इस वक्त रिमेनिंग मोनार्कीज हैं या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, जिनमें आपको गल्फ की स्टेट्स हैं, वे कतर, सऊदी अरेबिया, जहाँ पर रूल्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तीनों रियासतें जिनका मैंने नाम लिया है, ये यूएसए की आर्म्स की बिगेस्ट इंपोर्टर है, यानी जो उनका 50% शेयर है मार्केट में ऑफ सेलिंग वेपन्स, उसका जो मैक्सिमम परचेजर है वो ये तीन कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जो अपनी ऐसे ताकतवर रूल को जो संभालती हैं जिन आर्म्स की बेस के ऊपर, वो यूएसए से परचेज किए जाते हैं। तो ये उनकी इंटेंशन जो है इससे भी वाज़ेह हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में जितना भी वॉरफेयर है, जितना भी वायलेंस है, इसके बेनिफिशियरीज अगर डायरेक्टली आप देखें तो वो सबसे बड़े यूएसए ही हमेशा सामने आते हैं। वर्ल्ड वॉर्स हो, उसके अलावा दुनिया में जितनी भी मेजर वॉरफेयर हैं, जितना भी अनरेस्ट है, उसके अगेंस्ट जितने भी वेपन्स की सेल होती है, जितना भी इकोनॉमिक उससे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, मैक्सिमम वो यूएसए के पास ही जाते हैं। तो ये भी कहना जो है वो गलत ना होगा कि यूएसए बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल द वायलेंस, द केओस, द डिस्ट्रक्शन हैपनिंग ऑल अराउंड अस। ये एक अनपॉपुलर बिलीफ है,
अगर हम इसको भी देखें और वो जो हमारे पास दूसरा नैरेटिव है उसको भी देखें तो जज करना ऑडियंस के लिए अपनी, ये हमारे दोस्तों के लिए अपनी इस्लाह है, उसको किस तरीके से भी वो ले सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कि एक किसी भी पॉपुलर बिलीफ का दूसरी साइड को दिखाना ताकि हमारे लिए एक पर्सपेक्टिव जो है वो एक मिडल में कोई भी हम बना सकें।